Hello students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is your tutor सजाद हुसैन. तो स्टूडेंट्स हम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि साउथ अफ्रीका के बारे में, ठीक है, जो क्लास 9 का सेकंड चैप्टर है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन. तो स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि इस चैप्टर में आपको दो कंट्रीज़ के बारे में पढ़ना है. तो मैंने बताया था आपको साउथ अफ्रीका के बारे में, ठीक है. तो साउथ अफ्रीका में क्या क्या हुआ था, ब्लैक्स और वाइट्स के बीच में कैसे मतलब जो है डिस्क्रिमिनेशन था. तो ये मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था. तो साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक्स थे उन बेचारों को वाइट से काफ़ी जो है सुनना पड़ता था, काफ़ी उनको मतलब वाइट जो है उनको सताते थे. तो मैंने कहा था कि कल एट क्या हुआ कि यहाँ पे, ठीक है, एट लास्ट क्या हुआ साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स और वाइट्स के बीच में काफ़ी बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ था, जुल्म था. लेकिन लास्ट में नेल्सन मंडेला जैसे जो मतलब रिवॉल्यूशनरी जो लीडर्स थे, इन लोगों ने क्या किया, साउथ अफ्रीका में इनकलाब लाने की कोशिश किया और इन्होंने साउथ अफ्रीका में इनकलाब लाया. तो लास्ट में साउथ अफ्रीकन्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए तैयार हुआ और एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए तैयार हुआ. लेकिन इसको बनाने के दौरान साउथ अफ्रीकन्स को काफ़ी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा. तो स्टूडेंट्स मतलब साउथ अफ्रीका में जो डेमोक्रेसी लाने की जो लीडर्स ने कोशिश किया, ब्लैक्स और वाइट्स ने, तो उनको कौन कौन से प्रॉब्लम्स जो है फेस करना पड़ा, कौन कौन से मुश्किलात का सामना करना पड़ा. प्रॉब्लम्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ऑफ साउथ अफ्रीका. कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स था साउथ अफ्रीका का, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हुआ कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय, ठीक है. द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेसिड वेर प्लानिंग टू लिव टुगेदर इन द न्यू डेमोक्रेसी. अब यहाँ पे मैं बात करूंगा जो ऑप्रेसर था, ऑप्रेसर मतलब जो जुल्म करने वाला. तो कौन था जुल्म करने वाला? वाइट्स. और जो ऑप्रेसिड था, जो जुल्म सहने वाला, जो जुल्म बर्दाश्त करने वाला, वो कौन था? ब्लैक्स. अब जो जुल्म करने वाला वाइट्स था और जो ब्लैक्स था, दोनों ने प्लानिंग किया कि हम क्या करेंगे, एक डेमोक्रेटिक मतलब एक डेमोक्रेसी बनाएंगे हम. चलो हम साउथ अफ्रीका को एक इक्विटेबल, जहाँ पे सब बराबर हो, कोई ब्लैक और वाइट्स ना हो, हम ऐसा समाज बनाएंगे, ठीक है. तो दूसरा क्या कहता है स्टूडेंट्स, ब्लैक्स एंड वाइट्स डिड नॉट ट्रस्ट ईच अदर. लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ, जो ब्लैक्स था और जो वाइट्स था, ये एक दूसरे पे भरोसा कभी नहीं करता था. ये सोचता था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी कहीं वाइट सोचता था कि ब्लैक्स हमसे बदला न लें, लेकिन ब्लैक सोचता था कि ये बेचारे अब भी सोचता था कि वाइट्स जो है फिर से हमारे ऊपर जुल्म न कर दे डेमोक्रेसी बनने के बाद भी. तो ब्लैक्स थॉट दैट द वाइट विल ट्राई टू रूल अगेन. ब्लैक सोचता था कि जो वाइट है वो हमारे ऊपर फिर से हुकूमत करने की कोशिश न कर दे कहीं. तो वाइट्स जो है वो अपने जगह पर डरता था कि ब्लैक विल टेक रिवेंज. वाइट सोचता था कि ब्लैक्स क्या करेंगे, हमसे बदला लेंगे, क्योंकि वाइट्स ने पहले ब्लैक्स के ऊपर काफ़ी जुल्म किया था, ठीक है. इसके बाद नंबर थर्ड, ब्लैक्स वांटेड द मेजोरिटी टू रूल एंड इक्वालिटी इन द कंट्री. ब्लैक्स चाहता था कि चलो जो भी हो, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन कंट्री में क्या होना चाहिए, वही रूल करना चाहिए जिसके साथ मेजोरिटी पब्लिक का सपोर्ट हो, ठीक है. तो ब्लैक्स ये चाहता था कि वोटिंग हो और वोटिंग होने के बाद वो रूल करे जिसको ज़्यादा वोट आ जाते हैं, ताकि समाज में क्या होगा, इक्वालिटी होगा कंट्री में, ठीक है. तो ये ब्लैक्स चाहता था. लेकिन वाइट्स क्या चाहता था? वाइट्स वांटेड टू प्रोटेक्ट देयर प्रिविलेजेस एंड प्रॉपर्टी. वाइट्स चाहता था कि हम अपने किसी भी तरीके से अपने प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे. प्रिविलेजेस जो आज तक वाइट्स ने ब्लैक से हड़प करके, जो ब्लैक से छीन के लाया था, जो प्रॉपर्टी, जो इज्जत, जो दौलत, जो शोहरत, उनको हम प्रिविलेजेस कहते हैं. जो मखसूस जो फीचर्स लाए थे, जो बेचारे ब्लैक्स को नहीं था, क्योंकि वाइट्स जो है ब्लैक्स के ऊपर काफ़ी राज करता था. और जो प्रॉपर्टी आज तक जमा किया था, तो जब डेमोक्रेसी बनेंगे तो वाइट्स और ब्लैक्स दोनों के बीच में प्रॉपर्टी बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, सारा कुछ बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, वोटिंग हो जाएंगे, कोई किसी के ऊपर जुल्म नहीं करेगा. लेकिन वाइट जो है इस चीज़ के खिलाफ था कि कोई हमारा प्रॉपर्टी छीन के ले जाए. तो वाइट्स चाहता था कि डेमोक्रेसी बनने के बाद भी हम अपने प्रिविलेजेस, इज्जत और अपनी प्रॉपर्टी को बचा के रखेंगे. तो लास्ट में जो भी हुआ, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनने के लिए तैयार हुआ. लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ कि यहाँ पे क्या है, प्रीएम्बल, प्रीएम्बल ऑफ साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन. प्रीएम्बल का मतलब क्या है? प्रीएम्बल मीन्स जो शुरुआत में लिखते हैं. कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो,
अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन हो या किसी और का कॉन्स्टिट्यूशन हो, जो हम पहले लिखते हैं दैट इज कॉल्ड प्रीएम्बल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल था वो क्या था। तो मैंने आपको बताया कि हर कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल होता है। तो चलो, ब्लैक्स और वाइट्स जो है भरोसा नहीं करते थे, वो एक दूसरे से डरते थे या एक दूसरे को डराना चाहते थे। हाँ, अब भी इन दोनों के बीच में जो नफरत था वो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने काफ़ी जिद्दोजहद के साथ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश किया। An introductory statement in a constitution which states the reason and guiding values of the constitution. Preamble किसको कहते हैं? एक introductory statement, मतलब एक ऐसी statement जो introductory है। introductory मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का शुरुआत। कहने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बुक है उसकी शुरुआत, जो पहला पेज है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रीएम्बल। तो इसीलिए इसको कहते हैं इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। यहाँ पे लिखा होता है कि भाई साहब साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, किस रीजन से बना है, क्या गाइडिंग वैल्यूज हैं साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसी को हम प्रीएम्बल कहते हैं। प्रीएम्बल हर कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, और जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रीएम्बल है, उसी तरीके से साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रीएम्बल है। First part, after 2 years of discussion and debate, they came to one of the finest constitution of the world. अब 2 साल इन्होंने क्या किया? डिस्कशन किया, डिबेट किया। ठीक है, एक दूसरे से डिस्कशन किया, ब्लैक्स और वाइट्स ने डिबेट किया, बहस व मुबाहिसा किया। ठीक है, तो लास्ट में क्या हुआ? दे केम टू वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का एक अच्छा खासा कॉन्स्टिट्यूशन में से एक कॉन्स्टिट्यूशन बनने में जो है क्या हुआ? कामयाब हुआ। कौन? साउथ अफ्रीकन पीपल्स। इसके बाद स्टूडेंट्स, दिस कॉन्स्टिट्यूशन गेव इट सिटीजन द एक्सटेंसिव राइट्स अवेलेबल इन एनी कंट्री। दिस कॉन्स्टिट्यूशन, जो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने क्या किया कि उस कॉन्स्टिट्यूशन में अपने सिटीजन्स के लिए एक्सटेंसिव राइट्स था। राइट्स मतलब हक, हुकूक, हर एक को राइट था। अब कोई ब्लैक और वाइट्स में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ब्लैक्स को भी राइट मिलेगा, वाइट्स को भी राइट्स मिलेगा। तो इसीलिए इस राइट्स को हम कहते हैं एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव मतलब सबके लिए, वसी, गहरा, बड़ा, सबके लिए राइट, सबको पढ़ने का हक, सबको खेलने का हक, सबको चलने का हक। ठीक है, तो इसलिए साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है अब अच्छे से बनाया गया। इसके बाद एवरी वन वॉज ए पार्ट ऑफ इन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नो मैटर वट दे हैड डन इन द पास्ट। लास्टली कहता है कि जो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें हर एक को हक था। वॉज ए पार्ट ऑफ इन मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यह है कि हर कोई, चाहे वो ब्लैक हो, वाइट हो या कोई और हो, सबको जो है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में अपना जो है बात कहने का, अपना राय मशवरा रखने का हक है। नो मैटर, कोई मैटर नहीं करता है कि बेटा आप पास्ट में चाहे ब्लैक हो या वाइट हो, लेकिन आज के बाद जो है आप साउथ अफ्रीकन हैं, तो आप सबको इक्वल रेस्पेक्ट और ट्रीटमेंट मिलेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रॉब्लम्स फेस्ड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ऑफ साउथ अफ्रीका। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देखा कि कैसे एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो नस्ल की बुनियाद पर ब्लैक्स और वाइट्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता था, वो कैसे ख़त्म हुआ। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने इस ट्विटर सजाद हुसैन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। एंड इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों को घर में पढ़ते होंगे। थैंक यू so much, dear students.